जी नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूँ राममूर्ति। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं बिहार सिपाही भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर में। और ये जो अपना सेशन है ये GK GS से संबंधित रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और साथ ही साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगे इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पढ़िए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस। अगर हम बात करते हैं अणुओं के बीच में आकर्षण बल का, तो गैस इसमें जो होता है अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है ठोस में अधिकतम होता है। ठोस में अधिकतम होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गैस के लिए, तो गैस में अणुओं के बीच का आकर्षण बल न्यूनतम होता है, यानी कम होता है। और अगर बात करते हैं द्रव के लिए, तो द्रव में जो अणुओं के बीच का आकर्षण बल होता है वो ठोस से कम और गैस से ज़्यादा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कि ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति अर्थात आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होता है, यानी इसमें जो यंग मापांक होता है ये भी उच्च होता है और अपरूपता मापांक भी उच्च होता है। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। यानी आकर्षण बल की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उससे कम गैस में होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है पदार्थ के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। दूसरा है पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होता रहता है। ये तो सही बात है। पदार्थ कणों से बने होते हैं, ये भी सही बात है। और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण अंतर होता है, के बीच अंतर होता है, ये भी सही बात है। ये सही, ये सही, ये सही। हमसे पूछा गया है गलत है, और गलत जो है वही सही है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ आप देख सकते हैं कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। यानी पदार्थ के कण के बीच में आकर्षण बल होता है और आकर्षण बल के कारण ही पदार्थ एक दूसरे से बंधे होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी वे द्रव में और वायु में हमेशा स्थान को परिवर्तित करता रहता है। दूसरा, अगला पदार्थ कणों से बना होता है और पदार्थ के कण के बीच अंतर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। बताइएगा। कहता है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? दूसरा, पहला है ये यादृच्छिक रूप से
गतिशील होते हैं। तो ठोस की बात किया गया है। अगर हम लोग उसके कण की बात किया जाए, ठोस के कण, तो ठोस के कण गतिशील नहीं होते हैं। ठोस के कण एक दूसरे से मजबूती से बंधे और स्थिर होते हैं। ये बात जो है ये गैस के लिए कार्यरत होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। अंतराल मतलब होता है उनके बीच में गैप। तो ठोस के कण के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। गैस के कणों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है, और गैस के कण के बीच का जो गैप है वो दाब बढ़ाने पर घटता है और दाब कम करने पर बढ़ता है। तो ये बात भी गलत है। अगला, व्यवस्थित तरीक़ा से विन्यासित होते हैं, ये सही बात है। और ऐसे ठोस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में जो उनके कण होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। अगला, उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये आकर्षण बल अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है, वे ठोस कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, और ये अवयवी कण या परमाणु या आयन होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग द्रव की बात करते हैं, किसकी बात, तो द्रव में क्या हो जाता है, द्रव का आकार अनिश्चित हो जाता है। आकार क्या हो जाता, अनिश्चित, क्योंकि द्रव जो है उसे आप जिस पात्र में रखिएगा द्रव उसी पात्र का रूप धारण कर लेता है, यानी द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित। लेकिन अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग गैस के बारे में, तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। और ठोस की बात करते हैं तो ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा। आपके स्क्रीन बोर्ड पर आप इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे। ये ज्योग्राफी से लिया गया प्रश्न है। ज्योग्राफी का ये प्रश्न है। हमारा सौरमंडल कहता है कि अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, चंद्रमा। चंद्रमा यानी मून। अब इसमें थोड़ा थिंकिंग करने वाली बात यह है कि एक भी चंद्रमा नहीं है। अब ये चंद्रमा है क्या, तो ये चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। ये बात याद रखेंगे, प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। यानी कहने का मतलब है कि निम्न में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है। क्या वो शुक्र और बुध है, वरुण और मंगल है, अरुण और वरुण है, बृहस्पति और शनि है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ए, यानी शुक्र और बुध के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कि अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में एक प्राकृतिक उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जो किसी ग्रह या
अपने से बड़े किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करती है। यानी उपग्रह एक ऐसी वस्तु होती है जो अपने से बड़े पिंड को चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य का उपग्रह है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है और वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कहता है कि जो मानव निर्मित नहीं होता है, यानी ये प्रकृति के द्वारा बना होता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, परंतु बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ये बात हमने आपको पहले बताया कि यहाँ उपग्रह का मतलब चंद्रमा का मतलब है उपग्रह। अब एक बात यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, तथा दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि शनि का उपग्रह है। यानी बृहस्पति ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा है जो गैनीमेड है, और दूसरे स्थान पर है शनि ग्रह का उपग्रह जो टाइटन है। क्या है? टाइटन है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसे पढ़ेंगे, ये भी ज्योग्राफी से लिया गया प्रश्न है। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ये इसे शॉर्ट में K2 कहा जाता है और ये हिमालय का भाग है। महादेव पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, ये भी भाग है, ये भी हिमालय का भाग है, और पीर पंजाल भी हिमालय का भाग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, B, यानी महादेव पर्वत श्रृंखला। क्या हो जाएगा? महादेव पर्वत श्रृंखला जो है ये हिमालय का भाग नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि काराकोरम, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग है। महादेव पर्वतीय सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। यानी महादेव पर्वतीय जो है पहाड़ियाँ जो है ये किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। सतपुड़ा भारत के मध्य में स्थित एक पर्वतमाला है। यानी सतपुड़ा पर्वत जो है ये भारत को दो भाग में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में, यानी भारत के बीचों बीच में है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है। यानी ये पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा गोदावरी, नर्मदा गंगा ब्रह्मपुत्र, या कावेरी गंगा ताप्ती। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा A, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की समूह के द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें लिखा गया है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। यह मैदानी क्षेत्र लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस मैदानी क्षेत्र का औसत ऊंचाई समुद्री तल से लगभग 150 मीटर है। मतलब ये जो मैदान है उत्तरी मैदान, इसका ऊंचाई समुद्री तल से कितना है? 150 मीटर है। इसका औसत ढाल 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, और यह विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। क्या ये विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है? इसका विस्तार
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम तथा पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम तथा पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है। इसे आप पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। मॉडर्न हिस्ट्री का ये प्रश्न है, इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि डैश और रानी मेरी को 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो इस प्रश्न से भी कुछ प्रश्न बनता है, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। अब रानी मेरी के साथ उस टाइम में कौन आए थे? तो उस टाइम आए थे जॉर्ज पंचम, और 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था 1911 में ही, इस बात को भी याद रखेंगे। और इसी दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया था। किसको? दिल्ली को घोषित किया गया था। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, तो याद रखेंगे। और हाँ, इसी में एक और बात आगे, इसी में क्या गाया गया था? जनगण मन। इनके आगमन के उपलक्ष्य पर ही जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ये जो राष्ट्रीय गीत है, गान है, ये जनगण मन, ये भी इनके ही आगमन पर, जॉर्ज पंचम के आगमन पर ही गाया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ उनसे संबंधित कुछ बातें, जिसमें लिखा गया है कि किंग जॉर्ज पंचम और रानी मेरी की 1911 में भारत यात्रा के दौरान उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य किया गया था। इनका निर्माण वास्तुकार जॉर्ज बीटेट ने किया। यह स्मारक मुंबई में अपोलो बंदरगाह के क्षेत्र में अरब सागर के बंदरगाह पर स्थित एक बड़ा द्वार है, जिसकी ऊंचाई 26 मीटर यानी 85 फीट है। क्या है? 85 फीट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। चलिए, प्रश्न कहता है कि ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही प्रश्न है, और प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? लाल किला का लाहौर गेट, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया या बुलंद दरवाज़ा। तो गेटवे ऑफ इंडिया तो आपको पता है ये मुंबई में है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। ये कहाँ है? मुंबई में है। इसका निर्माण किया था जॉर्ज बीटेट ने। किसने? जॉर्ज बीटेट ने। किसके आगमन के शुभ लक्ष्य पर? तो आपको पता है जॉर्ज पंचम आप प्लस में रानी मेरी के आगमन के शुभ लक्ष्य पर ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा इंडिया गेट। इंडिया गेट का निर्माण जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था, यानी बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर छोटा सा डिस्कशन आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट बनाया गया था। इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ था। शुरुआत में इसका नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियल रखा गया था, मतलब इसका नाम क्या था? ऑल इंडिया वार मेमोरियल। लेकिन इंडिया गेट का डिज़ाइन एडविन लैंडसियन
एडविन लैंडसियर लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। यह स्मारक नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित है, जो भारत की विरासत के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था? आसफ उदौला, आसिफ जाह मिर्ज़ा, शुजाउद्दौला या यामीन उदौला। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो आसफ उदौला ने बनाया था। कहाँ? लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूल भुलैया भी कहा जाता है। इस इमाम बाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसफ उदौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत कराया था। मतलब इसका निर्माण कब कराया गया था? 1784 में अकाल राहत के परियोजना के तहत। यह विशाल गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह ईरानी निर्माण शैली में बनाया गया है। इस इमाम बाड़े में एक आसिफ मस्जिद भी है। क्या इसमें एक आसिफ मस्जिद भी है? और इसका निर्माण कौन कराया था? आपको पता होगा, आसफ उदौला ने। कौन? आसफ उदौला ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। पढ़ेंगे प्रश्न को और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है वर्ष डैश से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। 1947 से, 1971 से, 1962 से या 1985 से, 65 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 से अभी तक वो जो अखंड ज्योति जो है, अमर जवान अखंड ज्योति प्रज्वलित है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भारत का पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव हुआ था, जिसके फलस्वरूप एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का गठन हुआ। इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 1971 में इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति स्मारक बनाया गया था। यानी अमर जवान ज्योति स्मारक जो है वो इंडिया गेट के नीचे ही बनाया गया था और ज्योति जलाई गई थी, जो लगभग 1971 से जल रही है। इस स्मारक का उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा 26 जनवरी 1972 को किया गया था। मतलब पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए और बांग्लादेश के निर्माण में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उनके याद में ही इंडिया गेट के नीचे एक अमर जवान ज्योति जलाई गई थी और ये ज्योति अभी तक प्रज्वलित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है सही आंसर। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कोई काम नहीं किया है। यानी ये फिजिक्स का प्रश्न है। ये किसका प्रश्न है? ये फिजिक्स का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने कोई काम नहीं किया है। कहता है कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलो का भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है।
एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वज़न ले जा सकता है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। देखिए, कार्य का मतलब होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। अब यहाँ पर बात क्या है कि अगर विस्थापन शून्य है तो ये कार्य भी शून्य हो जाएगा, अगर ये बल शून्य है तो भी ये कार्य शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कोई कार्य नहीं किया है उसमें ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कपिल। अब आप कहिएगा कपिल तो 10 किलो का भार लेकर तो खड़ा है, लेकिन उसका विस्थापन क्या है? शून्य है। कपिल चला नहीं है, और जब कोई चलता नहीं है यानी उसमें स्थान परिवर्तन शून्य है, इसका मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य फिजिक्स की भाषा में शून्य हो जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट है कि भार बल के नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन क्या है? शून्य है। अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य है, यानी बल की दिशा में कपिल द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, नहीं हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न लास्ट हो जाएगा। कहता है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं हो, और विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो। देखिए, अगर विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तब वहाँ पर होता है ऋणात्मक कार्य। क्या होता है? ऋणात्मक कार्य। इस बात को याद रखेंगे। अगर विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है तो वहाँ पर कार्य होता है ऋणात्मक कार्य। अगर बल और विस्थापन, बल यानी फोर्स और विस्थापन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब वहाँ पर कार्य होता है शून्य। कार्य क्या होता है? शून्य। और अगर बल की दिशा में कोई विस्थापन नहीं हुआ है फिर भी कार्य हो जाएगा शून्य, यानी ये शून्य, ये शून्य, ये नेगेटिव। लेकिन जब विस्थापन बल की दिशा में हो तब कार्य धनात्मक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। आज का ये लास्ट प्रश्न है, इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? तो जस्ट अभी बताया है कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि W कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। W बराबर FS कॉस थीटा। अब यहाँ पर F है, S है, लेकिन अगर cos 90 रख दीजिएगा तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा 0 कर देगा, इसलिए दोनों के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वही बात को यहाँ बताया गया है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी मन की बात को ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।